वेलकम डी स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के अंदर केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की ये क्लासेस हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो यूनिट हैं, जो लेक्चर हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सेकेंड बी फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड लेसन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाला पार्ट है वो इस चैनल पे उपलब्ध है। आप इसको देखने से पहले वो ज़रूर देखें ताकि ये बेहतर समझ में आएगा। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, ठीक है ना। और सेकंड लेसन है इसका, मतलब इसका सेकंड पार्ट है सेकंड लेसन का। इससे फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम अध्ययन पद्धतियों पर चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो अलग दो हमें कैटेगरीज में बांटी गई है। एक तो ऐसी पद्धतियाँ जो परंपरागत तौर पे चली आ रही हैं, ठीक है ना, प्राचीन है तो उन्हें परंपरागत श्रेणी में रखा गया है, ये अध्ययन पद्धतियाँ। और दूसरी वे अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो वर्तमान समय में इनका परिचलन है या इनका उपयोग लिया जा रहा है। तो इस तरह से हम इस लेसन में परंपरागत आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपनी जो अध्ययन पद्धति है वो है प्रयोगात्मक, ठीक है ना। इससे पहले हमने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। तो अब देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। अब यहाँ पे प्रयोगात्मक का मतलब आपको ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंपल से नाम से आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल यानी जो प्रयोग किए जा रहे हैं राजनीति विज्ञान में, ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनको हमें समझने या जिसको हम अच्छे से समझ सके, उसके लिए कुछ राजनीति विज्ञान है वो प्रयोग के तौर पे हमारे सामने विचार रखती हैं। यानी राजनीति विज्ञान के अंदर प्रयोग के रूप में भी हमें सीखने को मिलता है। तो इस तरह से एक अध्ययन पद्धति है जो राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में है, वो है प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। तो इसके बारे में, इस पद्धति के बारे में अगस्त काम्टे ने क्या कहा है कि राज्य के अंदर किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही होता है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो इससे ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर जो भी हम चेंजेस देखते हैं जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वह एक तरह से प्रयोगी होता है, क्योंकि अगर उनके द्वारा कोई परिवर्तन यानी कोई नया संशोधन, नया कानून लाता है, अगर वह सही रूप में लोगों के हित में, लोकतंत्र के हित में नहीं हुए तो उस कानून को वापस लिया जा सकता है। यानी एक तरह से प्रयोग के तौर पे कोई परिवर्तन किया जाता है और सफल है तो उसको आगे से आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तरह से राजनीति विज्ञान के अंदर या प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धतियों को महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगस्त काम्टे का यह विचार बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए गिलक्रास्ट ने ये कहा है कि शासन के ढांचे में, जो शासन का जो स्ट्रक्चर और ढांचा है, ठीक है ना, जिससे शासन चल रहा है राज्य का, अलग अलग चरण पे पदाधिकारी होते हैं, उनका जो जिस तरह का ढांचा बना हुआ है, तो इन्हीं ढांचे को, शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन यानी कुछ भी अगर उसमें चेंजेस किया जाए, किसी पद को हटा दिया जाए, कोई नया पद बना दिया जाए सरकार के अंदर, तो इस तरह से कोई परिवर्तन, प्रत्येक नया कानून, और यानी इस तरह के परिवर्तन से एक नया कानून सामने आता है। और अगर प्रत्येक युद्ध, जैसे जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, तो इस युद्ध के आधार पे उस राज्य की, उस समय की तत्कालीन राज्य की कानून व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थिति वो बदल जाती हैं। यानी जब भी हमने इतिहास में कुछ न कुछ किसी युद्ध के बारे में समझा है या युद्ध हुआ है, तो उसके बाद का जो शासन प्रशासन है वो अलग हो रहा है। आपने जरूर ये देखा होगा, जितने भी युद्ध हैं उनमें, मतलब जितने भी समय के अंदर जो कहते प्राचीन समय में राजा हुए, उनके अंदर जो युद्ध हुआ है, उसके बाद युद्ध के उपरांत जो नया जो भी राजा होता है उसके कार्य और रणनीतियों में परिवर्तन होता है, अलग होता है। तो इस तरह से गिलक्रास्ट यही कहते हैं कि शासन के ढांचे में परिवर्तन हो या प्रत्येक युद्ध हो, वह राजनीति में एक प्रयोगी होता है। सफलता के तौर पे या उसके प्रयोग के तौर पे उसको देखा जाता है कि ये जो रणनीति है वो इस राज्य में कितनी सही होगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे और अच्छे से हम समझेंगे। तो इसलिए आपको जैसे ध्यान रखना है, एक भारतीय शासन अधिनियम बना
ठीक है ना। भारतीय शासन अधिनियम 1919, ये ब्रिटेन का जब अपने देश के ऊपर हुकूमत थी उस समय का एक ये कानून बना था, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 का। तो अगर ये आपको ज्ञात है तो इसके बारे में एक प्रयोग के तौर पे ही हम समझें कि सरकार ने क्या किया था, ठीक है ना। तो देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। यानी इस समय कहाँ प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की, ठीक है ना। प्रांतों में अलग अलग, जैसे हम केंद्र में देखते हैं ना प्रांत, जैसे कि केंद्र के अंदर की बात करें तो एक तो केंद्र सरकार होती है, उसके अलावा उसको राज्यों को अलग अलग राज्यों की सरकार होती है। तो इस तरह से केंद्र के द्वारा भी यहाँ पे दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, केंद्रीय शासन व्यवस्था और राज्य प्रशासन व्यवस्था। तो इसी तरह 1919 के अंदर ब्रिटिश शासन प्रशासन द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इसमें क्या गया, प्रांतों में यानी जो प्रांत थे उनको या उनके अंदर जो शासन करने की जो व्यवस्था थी वो दो भागों में बांट दी गई। केंद्र को न देकर के प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी, यानी दो तरह के शासन, यानी दो तरह की वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो कायम रहेगी। तो ये अब ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से भारत की उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं वह ब्रिटेन की शासन व्यवस्था अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की, तो ये सफल नहीं हुआ। उनकी ये योजना या उनका ये कह सकते प्रयोग एक तरह से 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन सफल नहीं हुआ। तो इस वजह से इसके बाद एक दूसरा शासन अधिनियम आया, ठीक है ना, भारतीय शासन अधिनियम, जैसे कानून की बात करें 1935, ठीक है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, यानी जिस तरह से राजनीति विज्ञान में, एक राजनीति विज्ञान जैसे पहले से ही हम बात कर रहे हैं कामटे की, कि राज्य के अंदर किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग होता है। तो राजनीति विज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति है वो हमेशा इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जैसे इसको ही यहाँ पे देखें तो उस समय 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया, यानी सरकार का ये प्रयोग था जो सफल नहीं हुआ। तो 1935 में क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन को तो अंत कर दिया, समाप्त कर दिया, और केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये इस तरह से सरकार के द्वारा ये प्रयोग ही किए जा रहे हैं, जो राजनीति विज्ञान के अंदर इस प्रयोग को समझा जा रहा है। यानी ये विधि एक तरह से राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए सही है। इसका एक और हम प्रयोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है 1960 की बात करें, ठीक है ना, 1960 69 की बात करें तो अगर आपको विदित है 1960 से हम इसको पूरा समय ले लेते हैं 1990 तक, ठीक है ना। तो इस समय ये एक तरह से उदाहरण ही बता रहा हूँ कि प्रयोग किस तरह से हो रहे राजनीति विज्ञान में। तो देखिए 1960 से 90 के काल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में जो कमियां देखी गई उन्हें दृष्टि में रखते हुए 73वें 74वें संशोधन द्वारा अलग किया गया। यानी आपको पता है पंचायती राज ठीक है ना। तो 1959 से ही बात करें तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था यानी कह सकते हैं कि ग्राम और स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था को पहले यहाँ पे स्थानीय स्वशासन कहा जाता था, यानी स्थानीय लोगों के उसके खुद के द्वारा बनाई गई सरकार, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन जो गांवों में जैसे वर्तमान में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये शुरुआत है वो 1960 के दशक में की गई। तो इस समय से लेकर 1990 तक ये हर राज्य में सरकार, जब मतलब भारत स्वतंत्र हुआ इसके बाद ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, नगरीय स्थानीय स्वशासन है, उसको खुद के स्तर पर उन्हें अपनी सरकार बनाना है और अच्छे से काम करने के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, यानी कानून जो बनाया गया सरकार के द्वारा। और ये कानून
सभी राज्यों के लिए था, लेकिन कहीं पर तो ये स्थानीय स्वशासन व्यवस्था सही रूप में चली और कहीं पर इसकी स्थापना ही नहीं हुई, यानी एक तरह से कह सकते हैं सरकार का ये कानून सफल नहीं हुआ। तब क्या हुआ, 1991 और 92 की बात करें, ठीक है ना, तो 91-92 के अंदर कानून आया और एक दूसरा कानून आया था 93 में, ठीक है ना, यानी 73वें और 74वें संविधान में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा यानी 92 और 93 क्या कहना मतलब 73 और 74 संशोधन इस समय हुआ। तो इस संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को, यानी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो पहले सही रूप में नहीं चल रही थी, उसको इस समय एक तरह से संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी अब इसको संविधान के तहत ये मान्यता दी गई कि हर राज्य में ये व्यवस्था होनी चाहिए और इस तरह की शासन व्यवस्था है उसकी स्थापना होनी चाहिए। तब जाके ये स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी पंचायत राज व्यवस्था है वह सफल रूप में सभी राज्यों में क्रियान्वित हुई। तो कह सकते हैं पहला ये प्रयोग था, सफल नहीं हुआ उस राज्य में, फिर दोबारा प्रयोग किया गया, यानी दोबारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो इस दर्जे से फिर क्या हुआ कि वह जो सरकार का कानून था वह एक तरह से क्या बन गया, लोगों के हित का एक दृष्टिकोण बन गया और वहाँ पर सभी राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया और इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हर राज्य में की गई। तो ये जो जैसे मैंने बताया है वह एक तरह से प्रयोगी हैं जो राज्य में हो रहे हैं। तो यानी हम ये जो समझ रहे हैं वो क्या है कि राज्य में किया गया प्रत्येक परिवर्तन ही क्या एक प्रयोगी होता है, इसलिए हम ये प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति को समझ रहे हैं जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझा है कि प्रयोगात्मक पद्धति है वो किस तरह से काम करती हैं, यानी अलग अलग राज्यों में क्या है। अब ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम राज्य में प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रयोग के बीच कुछ लिमिट होती है। जिस तरह से प्रयोग किया सफल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा कानून लाए देश में, ठीक है ना, जो लोगों के हित में हो, लेकिन अगर वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, ठीक है ना, परिस्थितियाँ अगर वो ऐसी नहीं है जैसा कानून हम ला रहे हैं तो हमारा लाना यानी प्रयोग उस राज्य में करना ही व्यर्थ होता है। तो जैसे क्या, तो हम इसकी कुछ लिमिट देख रहे हैं, वो देखिए प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति की सीमाओं की बात करें, ठीक है ना, कि किस लिमिट तक ये अध्ययन पद्धति है वो सही सफल रहती है। तो जैसे अभी मैं जस्ट बताया था, ठीक है ना, तो परिस्थितियाँ मायने रखती हैं। किसी भी समय हम कोई भी प्रयोग करते हैं किसी राज्य में तो परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। तो इसको हम देखें, जैसे एक माने प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ सही सफल हुआ है, शुद्ध लोकतंत्र की जो व्यवस्था की जैसे बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड की बात करें, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सफल हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पे उनके द्वारा लोकतंत्र के अंदर लोकहित में ऐसा कोई आदेश कानून या प्रयोग लिया जाए, कानून लाया जाए तो वो सफल रहता है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए यहाँ पे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग कहाँ पे सफल हुआ है, स्विट्जरलैंड में। लेकिन ऐसा ही इस तरह की ही व्यवस्था अगर अमेरिका में लाए तो वहाँ संभव नहीं होगी, यानी अमेरिका में अगर ऐसा ही हम प्रयोग करना चाहे तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ और स्विट्जरलैंड की परिस्थितियाँ दोनों ही अलग हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्ययन पद्धति का जब प्रयोग करते समय, इस प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते समय हमें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये सावधानी के तौर पे या मतलब कैसे सीमा है, ठीक है ना, ये सीमा है, ये लिमिट है इसकी, क्योंकि परिस्थिति अगर नहीं है तो हम अगर वहाँ पे ऐसा कानून या व्यवस्था लाया जाए प्रयोग के तौर पे तो वो सफल नहीं होता है। दूसरा, जैसे हम बात करें इसकी लिमिट की, या एक तरह से ये समझना है कि सावधानी के तौर पे भी यही है कि हमें पहले ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, तभी वहाँ पे कुछ प्रयोग कर सकते हैं। अब उस वहाँ के लोग या राज्य ही ऐसे नहीं है जो हम उसके हित में ऐसा कोई कानून करना या
प्रयोग के तौर पे आप आजमाना चाहें, तो अगर वहाँ के लोग उसके अनुकूल नहीं हैं तो वहाँ पे अपने द्वारा प्रयोग करना ही व्यर्थ होता है। तो इस सीमा को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक दूसरा यहाँ पे देखिए इसकी लिमिट के बारे में। जैसे पदार्थ विज्ञानों में जिस तरह की जो नेचुरल साइंस है इसकी हम बात करें तो पदार्थ विज्ञानों में प्रयोग को उस समय तक दोहराया जा सकता है जब तक कि अंतिम परिणाम न निकले, ठीक है ना। जैसे अदर जो साइंस है इसकी हम बात करें तो वहाँ पे हम जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम तब तक उसके प्रयोग को दोहराते हैं जब तक कि हमारा अंतिम लास्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक उस प्रयोग को दोहराया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन पद्धति यानी किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हम प्रयोग करना चाहें प्रयोगात्मक के तौर पे, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये पदार्थ विज्ञान की तरह राजनीति विज्ञान नहीं है। यानी इसमें हमें प्रयोगों को पुनः दोहरा नहीं सकते। जिस तरह से हम पदार्थ विज्ञान की बात करें तो वहाँ पे अंतिम रिजल्ट तक हम उस प्रयोग को दोहराते हैं ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है राजनीति विज्ञान में प्रयोगों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यानी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, जैसे भी मैंने बताया था कि ब्रिटेन की उस समय की बात करें तो 1919 के अंदर उन्होंने द्विश प्रांतों में द्विश शासन लगाया था, वह सफल नहीं हुआ। तो क्या वापस सरकार वो अगले साल वापस वही का वो कानून लाती है और वो सफल होता है? नहीं होता, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ही ऐसी नहीं थी कि उस द्विश शासन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग है उसका पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो ये तो थी अपनी अध्ययन पद्धति सेकंड जो प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दार्शनिक अध्ययन पद्धति। जैसे ये हम जो पढ़ रहे हैं इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है ना, तो यानी कोई समझ नहीं आ रहा ऐसा कोई वर्ड है या जो भी है, तो आप उसको अपनी जो ये क्लास चल रही है इसके कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो भी होगा उसका आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ थर्ड हम बात करें इसका अध्ययन पद्धति की, तो दार्शनिक अध्ययन पद्धति। दार्शनिक अध्ययन पद्धति यानी फिलोसॉफिकल, एक तरह से ये अध्ययन पद्धति वो प्राचीन अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि अब तक हमने इससे पहले जो अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ी है वो अध्ययन पद्धति है वो आगमनात्मक थी। आगमनात्मक थी यानी एक विशेष तरह से समझा जाता है इसको। लेकिन अब जो ये हम पढ़ रहे हैं दार्शनिक पद्धति, तो ये निगंधात्मक है। यानी इसका मतलब ये है कि इस अध्ययन पद्धति में तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता है। तर्क वितर्क तथा यानी बस ये मैंने यहाँ पे पहले ही आपको एक थोड़ा सा हिंट बता दिया इस तरह से इस समझने के लिए कि ये दार्शनिक पद्धतियों में क्या होता है। जो भी विद्वान दार्शनिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो वो उसके तहत अपने जो विचार देगा उसमें तर्क वितर्क को ज़्यादा रखेगा सामने, ठीक है ना। और एक तरह से जो भी बात करेगा वो वास्तविक वर्तमान स्थिति की धरातल से जुड़ी वस्तुओं के ऊपर बात नहीं करके कुछ काल्पनिक तथ्य पेश करेगा, ठीक है ना। तो ये जो बातें हम पढ़ते हैं तो उस तरह समझना है कि उस समय या उसके अंतर्गत जो जिस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कोई ऐसी कोई कल्पनात्मक बातें करता है, कुछ तर्क वितर्क देता है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो एक तरह से ऐसे फिलोसोफर के तरह पे बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वो आप समझ लेना कि वो एक तरह से कौन से अध्ययन पद्धति के ऊपर ही चल रहा है, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। तो यहाँ पे देखिए, दार्शनिक पद्धति राज्य के अथवा उद्देश्य, राज्य के जो लक्षण हैं तथा उद्देश्य के संदर्भ में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं को लेकर चलती है, ठीक है ना। यानी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि राज्य के लिए क्या होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तो ये पहले कुछ विचार माइंड में लग सकते हैं, धारणा लेके चलती हैं, इसके बाद वो निश्चित करती हैं, फिर इसको फाइनलाइज करती हैं उस राज्य के संदर्भ में। तो इस तरह से ये अध्ययन पद्धति चलती है। इसको एक तरह से देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कुछ राजनीतिक चिंतक हुए हैं, प्लेटो, थॉमस मोर, ठीक है ना, रूसो, मिल, ये आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने इस अध्ययन पद्धति को ज़्यादा रूप में अपनाया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जुड़े विद्वानों को इससे बात करें।
ये जो विद्वान है प्लेटो, रूसो, थॉमस मोर और मिल, इन्होंने अपने अध्ययन विषय में इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, यानी अपने जो जितने भी ग्रंथ वगैरह जो भी है इन्होंने इसका प्रयोग किया है अपने बुक में, ठीक है ना। तो वो कौन सी है, आपको ध्यान रखना है जिस विधि की हम बात कर रहे हैं, दार्शनिक अध्ययन पद्धति, क्योंकि प्राचीन चिंतक से संबंधित है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि इन विचारकों ने इस पद्धति का उपयोग किया है। तो प्लेटो की जैसे हम बात करें, प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, रिपब्लिक, ठीक है ना। तो प्लेटो ने जो ये पुस्तक लिखी रिपब्लिक, इसी तरह हम एक बात करें थॉमस मूर की, तो यूटोपिया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया, इन पुस्तकों को जो लिखा है वो इसमें उन्होंने किस पद्धति को ज़्यादा महत्व दिया है या प्राथमिकता दी है, तो दार्शनिक अध्ययन पद्धति, यानी दार्शनिक अध्ययन पद्धति के आधार पर उन्होंने इसको सहारा लेते हुए इस अध्ययन पद्धति के तौर पे उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो अब इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है कि तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता है, कुछ काल्पनिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जैसे बात करें, प्लेटो ने कहा था कि एक आदर्श राज्य ऐसा हो जहाँ की जनसंख्या है वो 5440 यानी 5040 के समथिंग होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया था कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसमें दार्शनिक जो गुण है उसको राजा बना दिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने ये जो बातें कही है वो एक तरह से काल्पनिक रूप में कही है, क्योंकि यथार्थ में वास्तविक तौर पे उन्होंने कहा कि राज्य की एक लिमिट, राज्य की जो जनसंख्या है वो लिमिट होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं होता है, राज्य की जनसंख्या को हम सीमित दायरे में नहीं बांट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य, यानी उन्होंने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, ठीक है ना। उसके आधार पर उन्होंने तर्क वितर्क भी दिए थे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि दार्शनिक विचारकों के द्वारा ज़्यादातर इस पद्धति को अपनाया गया। और इस पद्धति में क्या होता है कि तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता है और कुछ काल्पनिक तथ्य पेश किए जाते हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन वास्तविकता से संबंधित इसको नहीं कह सकते। फिर भी इसका कुछ महत्व जरूर है, क्योंकि इसके तहत हमें दार्शनिक मूल्यों का ज्ञान होता है। तो ये समझ गए होंगे कि दार्शनिक अध्ययन पद्धति क्या है, क्योंकि इस पद्धति में तर्क और विवेक का आश्रय लिया जाता है। तो ये जैसे हमने समझा कि इस अध्ययन पद्धति के अंदर क्या है। अभी ध्यान रखना कि इसकी किस सीमा है, जो अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें कुछ लिमिट है, कि ऐसा नहीं कि इस पद्धति मतलब कह सकते इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा, अध्ययन पद्धति को विस्तार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इसकी सीमाओं की जैसे हम बात करें, लिमिट, ठीक है ना। तो देखिए, अनेक बार इस पद्धति के अंतर्गत विचारक कल्पना की उड़ान भरते हुए वास्तविकता से संबंध तोड़ लेते, यानी क्या करते हैं, अपने विचारक अपने विचार देते हुए क्या करते कि अपने विचारों के तहत इतने वो अंदर भूल जाते हैं कि वो वास्तविकता से संबंधित कोई तथ्य पेश नहीं करते और कल्पना के तहत अपनी बातों का आगे व्याख्यान करते हैं कि ये होना चाहिए, इस तरह का राज्य होना चाहिए, यहाँ पे इसको महत्व दिया जाना चाहिए, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं हो सकता है जो उन विद्वानों ने बताया है। तो राजनीति में कहीं कहीं ऐसा जिक्र हुआ है, ऐसी बातें यानी इस तरह के विचार है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया में ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे ये है कि इसमें कोई सिद्धांतिक रूप में तथ्यों का कोई संबंध नहीं होता, यानी इसमें ज़्यादातर क्या है, पूरे सैद्धांतिक तर्क है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से इनका तथ्यों से, वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये तो हमने सीमा की बात की इसकी, कि ये दो तरह से इसको यहाँ पे इसके अंतर्गत हम देखें तो इससे ज़्यादा आगे जाके अध्ययन पद्धति है, इसके आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसमें ये दो कमियां हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखें, ठीक है ना, कि इसके तहत क्या सावधानी रखनी चाहिए इस अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करें तब।
ये अध्ययन पद्धति कब सफल होगी, यानी इसके लिए कुछ सावधानी के तौर पे हम क्या समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी के लेखकों में बात करें, विंस्टीन राइल ने ठीक रूप से एक विचार व्यक्त किया और कहा है कि यह अध्ययन पद्धति उपयोगी हो सकती है, यह अध्ययन पद्धति और उपयोगी हो सकती है यदि हम केवल आदर्शों में ही उलझ कर न रह जाए, यानी कोई हम काल्पनिक बातों को ही या काल्पनिक वस्तुओं का ही सहारा न लिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो सफल नहीं। इसलिए ये कहा गया है कि इस पद्धति का महत्व है, लेकिन इसमें अधिक काल्पनिक बातों की बजाय यथार्थ तत्कालीन तर्क वितर्क यानी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए तो ये अधिक सफल विधि हो सकती है। ठीक है ना। तो ये जो हमने पढ़ी है ये एक तरह से इस लेसन अपने ये फर्स्ट ईयर के सेकंड लेसन की 3 बड़ी बड़ी विधियाँ थी मोटे तौर पे। ठीक है ना। जो है तुलनात्मक बताई, प्रयोगात्मक और अध्ययन ये अपने दार्शनिक। तो अब मैं कुछ और अध्ययन पद्धति के बारे में बात करूँगा, तो वह भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा विशेष है तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना है। लेकिन और विधियों के बारे में जैसे बात कर रहा हूँ तो उसको शॉर्ट में समझाऊँगा, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए। हाँ, तो और देखिए, यानी कुछ और अन्य इसके अलावा भी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए एक श्राद्धस्य, ठीक है ना। दूसरी जैसे मैं बात करूँगा यानी समझाऊँगा वो है वैधानिक प्रणाली। तीसरी जिस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, यानी हम इस कुछ 3 इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद ये जो अन्य अध्ययन पद्धतियाँ हैं इसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है, पहली है सादृश्य पद्धति। ठीक है ना। सादृश्य का एक तरह से मतलब ये होता है जैसे हम इसके तहत कोई अध्ययन करें तो हम 2 चीज़ों को एक तरह से समान मानते हैं। ठीक है ना, इक्वल मानते हुए उनको एक तरह से उनके को दोनों को समान बताते हुए उसके ऊपर हम विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम आगे अपना जैसे लेसन आएगा तो उसमें बात की जाएगी कि राज्य और शरीर की दोनों के संदर्भ में क्या कॉमन चीज़ें हैं, यानी इस तरह से एक साव्य सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा अपने नेक्स्ट जब बढ़ेंगे आगे और लेसन आएगा तब। तो इसी तरह ये साव्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है जब किसी तथ्यों में समानता बैठाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि हाँ, तो इस तरह से आप देखिए आगे कि इस अध्ययन पद्धति का व्यापक प्रयोग, यानी इस पद्धति को किन विद्वानों ने ज़्यादा अपने अध्ययन क्षेत्र में पढ़ा है या पढ़ा है। तो एक तो है ब्लस्टली, और स्पेंसर। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो है ब्लस्टली जिसको यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, नाम स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ब्लस्टली और स्पेंसर। ठीक है ना। तो इन 2 विद्वानों ने अपने अध्ययन क्षेत्र में, यानी उन्होंने जो अपने पुस्तक कह सकते हैं कि अपने जो विचार दिए हैं, उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें सादृश्य पद्धति का प्रयोग किया। तो स्पेंसर को हम जब आगे पढ़ेंगे लेक्चर में तो उन्होंने यही बताया है कि राज्य और मानव की जो कह सकते हैं जो शरीर से संरचना है इसमें बहुत कुछ है, वो कॉमन सी चीज़ें हैं, दोनों में एक तरह से समानता है वो प्रस्तुत की जा रही है। तो जब भी हम राजनीति विज्ञान में किसी समानता की बात करें यानी 2 के बीच समानता को बताएं तो वहाँ पर एक तरह से सादृश्य पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते समय राज्य और मानव शरीर के बीच कितने ही सादृश्य ढूंढे, यानी कॉमन फैक्टर ढूंढे हैं और सादृश्य के आधार पर अपने साव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट दूसरा देखिए वैधानिक। तो वैधानिक अध्ययन पद्धति है।
वैधानिक अध्ययन पद्धति में एक तरह से लीगली हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना है विश्लेषणवादी न्यायविदों विलोबी, डिग्विड और लेवार्ड तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैधानिक अध्ययन पद्धति से जुड़े कौन से विचारक हैं, तो विलोबी, डिग्विड और लेवार्ड। ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में यानी अपने जो जिस तरह से विचार दिए अपने पुस्तक में, तो इसमें वैधानिक प्रणाली का उपयोग किया है। तो इस तरह इसमें देखना है कि ये जो अध्ययन पद्धति वो किस तरह से काम करती है। तो राजनीतिक अध्ययन में वैधानिक प्रणाली पर जोर दिया गया। यह प्रणाली राज्य को वैधानिक इकाई यानी निगम मानती है, एक तरह से उसको एक निगम मानती है, उसी के आधार पे अन्यों के साथ उसके संबंध स्थापित करती हैं और अपने राज्य के जो विचार जैसे राज्य को समझाया जाता है तो एक निगम के तौर पे माना जाता है कि राज्य एक इकाई है, एक वैधानिक इकाई है और वह लोगों के साथ राज्य में अन्य प्रशासनों के साथ किस तरह से व्यवस्था करती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी राज्य को एक वैधानिक इकाई मानकर चर्चा और तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं तो उस परिस्थिति में कौन सी अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, वैधानिक अध्ययन पद्धति का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी, ठीक है ना। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ रहे हैं तो कई बार ये होता है कि हमें कुछ आंकड़ों को देखना पड़ता है, कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद हम उस तर्क या जो कह सकते हैं कि कोई अध्ययन पॉइंट है पढ़ रहे हैं तो वो समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और हम किसी एक मूल्यांकन पर पहुँचते हैं, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तब ये समझना होता है कि राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी आंकड़ों को उसका विश्लेषण किया जा रहा है। यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को और अच्छे से बनाने के लिए हमें सांख्यिकी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए और इस अध्ययन पद्धति को सही भी समझा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसके बारे में। और इस पद्धति के अंतर्गत किसी विषय विशेष के संबंध में आंकड़े तैयार किए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में इन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे तो राज्यों की बात करें तो हमें उस राज्य में कोई व्यवस्था या कानून लाना है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। जनसंख्या अगर कम है, जनसंख्या कम है तो एक शासन का रूप देगी, एकात्मक शासन व्यवस्था सफल कहाँ होती है, जहाँ पर राज्य की जनसंख्या कम होती है। तो कम जनसंख्या वाले राज्य में एकात्मक व्यवस्था सफल होती है। अगर राज्य भारत जितना बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था सफल रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से ये वहाँ पे एक तरह से क्या देखा गया, वहाँ के लोगों के आंकड़े तैयार किए गए, मतलब कितने लोग हैं, तो इन आंकड़ों के आधार पे निष्कर्ष निकाला गया और फिर फाइनलाइज हम ये देखते हैं कि कितनी सफल होती है विधि। तो ये ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान को और अधिक सफल बनाने के लिए हमें या विद्वानों द्वारा ये सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और आंकड़े तभी सिद्ध हो सकते हैं, ये आंकड़े उस दिन के सफल करने में तभी सिद्ध हो सकते हैं जबकि इन आंकड़ों को हमें इकट्ठे करते समय विवेक और तर्क का सही रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। हमें उसमें पक्षपात रवैया न अपनाते हुए एक निष्पक्ष रूप में आंकड़े तैयार किए जाएँ, तभी वह जो अपना जो अध्ययन जो पॉइंट होगा वो सफल रहता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड लास्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके तो जैसे मैंने बताया आंकड़ों पर तर्क वितर्क होता है, ठीक है ना। इन तर्क वितर्क के आधार पर इस अध्ययन पद्धति को और आगे सफल बनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए समाजशास्त्रीय पद्धति, ठीक है ना। सोशलाइजेशन जो मेथड है उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की तरह राज्य के जीवन का भी विकास नियमों के आधार पर बताया गया। यानी ये बताया गया कि समाज है वह तभी सफल हो सकता है जब वो राज्य के साथ संबंध में हो, और राज्य यानी समाज में व्यक्ति का विकास तभी होगा जब वह उनके साथ संबंध बनाए रखेगा, यानी दोनों का विकास मिलके होगा। तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति का पूर्ण रूप में विकास तभी हो सकता है जब वो राज्य में रहे और राज्य उनके लिए यथासंभव उनके हित के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाए। तो समाजशास्त्रीय पद्धति है वो राज्य और व्यक्ति को एक यूनिट मानती है और उसके आधार पे राजनीति विज्ञान में भी ये पद्धति उपयोगी मानी गई है। इस पद्धति के तहत विचार हैं वो और स्पष्ट हो जाते हैं और राज्य और व्यक्ति के जीवन को अध्ययन या उसको समझने के लिए इस अध्ययन पद्धति को राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें लास्ट अपनी अन्य पद्धतियों के अंदर, तो मनोवैज्ञानिक पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो एक तरह से आधुनिक पद्धति है और इस पद्धति को
वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह पद्धति एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। यानी आपको ये समझना है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति एक तरह से क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, यानी इसके तहत किसी भी तर्क वितर्क को एक तरह से वास्तविकता से उसके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये वर्तमान की लोकप्रिय अध्ययन पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक पद्धति है वो, यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। यह राजनीति विज्ञान की आधुनिक पद्धति है जिसको बेजोड, ग्राहम वालस और मैकडूगल ने ज़्यादा अपने अध्ययन विश्लेषण में इसका उपयोग किया है। जैसे चुनाव, जनमत, राजनीतिक दल का हम अध्ययन करते हैं, या सरकार के पक्ष विपक्ष को देखते हैं, जो जिस तरह से सरकार है वो राज्य के अंदर काम करती है, यानी अपनी सरकार चलाती है। तो जो जिस तरह से वो सरकार काम करती है तो वो लोगों के मत को जानती है, उनके चुनावी रवैये को जानती है कि किसको वोट देगी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लोगों के व्यवहारों को जाना जाता है। तो वर्तमान में राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम जब व्यक्तियों के व्यवहारों को उनके राज्य के संदर्भ में समझना जरूरी होता है, तो हमें कौन सी अध्ययन पद्धति को पढ़ना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक पद्धति, जो व्यक्ति के संदर्भ में राज्य के पक्ष और विपक्ष को यहाँ पे अच्छे से समझने में सहायक होती है। तो इस तरह से हमारी ये अध्ययन पद्धतियाँ थी। तो इस पर हम जैसे निष्कर्ष के तौर पे पहुँचे कि कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ बेटर हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी अध्ययन पद्धति हैं वह अपने आप में उपयोगी होती है, क्योंकि हर एक अध्ययन पद्धति का अपना कुछ विशेष होता है। ये कह सकते हैं कि कोई जैसे हम बात करें अपने पर्सनल स्तर पे, तो सभी व्यक्ति समान नहीं होते, क्योंकि हर एक के पास कुछ विशेष क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी में वो बेहतर होता है। सभी के अंदर ये ऐसी क्वालिटी होती है, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही परिपूर्ण होता है, वो संभव नहीं। तो इसी तरह राजनीति विज्ञान में जो हमें अध्ययन पद्धति पढ़ी है, सभी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है और सभी उपयोगी हैं। अगर एक निष्कर्ष पर पहुँचे तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में हम जब भी अध्ययन करते हैं तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2 या 3 अध्ययन पद्धति मिलकर ही एक सही अध्ययन है वो किया जाता है, निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है। तो वर्तमान समय में समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ अपनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। वर्तमान में जब भी हम अध्ययन करें, राजनीति विज्ञान को समझा जाए, तो 2 या 3 ये कह सकते अधिक से अधिक अध्ययन पद्धति मिलकर ही हमारी जिज्ञासा पूर्ण करती है और एक अध्ययन को सफल बनाती है। परंपरागत व आधुनिक दोनों पद्धति का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार जैसा अनुकूल लगे हमें प्राचीन अध्ययन पद्धति को भी अपनाना चाहिए और परंपरागत अध्ययन पद्धति जैसे बात करें और आधुनिक दोनों अध्ययन पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि हम जो भी अध्ययन या जिस पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अध्ययन पद्धति पर एक अध्ययन पद्धति के द्वारा निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तो हमें 2 या 3 अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हुए एक टॉपिक को अच्छे से समझना या समझा जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हर अध्ययन पद्धति इंपॉर्टेंट है और सभी का एक दूसरे से सहयोग होकर ही राजनीति विज्ञान के अंदर जो अध्ययन क्रम है वो सफल रहता है। तो इस तरह से यथासंभव उपयोगिता के आधार पर वैज्ञानिक परिशुद्धता प्राप्त होती है। तो ये आप ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का ये जो एंड पॉइंट था, ठीक है ना, यानी इसके आगे के पार्ट और हैं। तो ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अलग अलग होगा। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और इसका यथासंभव सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।